हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, कमेंट कर रहे थे कि सर माइनर पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस को कराइए एसी पेपर के रूप में। तो आज ये लेक्चर उसी के लिए है जिनका एसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा और भी कोई पेपर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें भी हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ने हैं, और ये चारों यूनिट क्या क्या है। तो चारों यूनिट में से जो पहला यूनिट में पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, शक्ति एवं प्राधिकार के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, संप्रभुता, स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा चौथा यूनिट में क्या पढ़ना है, न्याय, लोकतंत्र, लोकतंत्र की तीसरी लहर। ये सभी टॉपिक आप लोगों को चारों यूनिट में पढ़ने हैं, और ये चारों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, महत्व एवं प्रासंगिकता की विस्तार से व्याख्या करना है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की का जो प्रकृति है उस प्रकृति को जानना है, महत्व जानना है, प्रासंगिकता को जानना है, और उसका विस्तार से व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत राज्य, सरकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और संप्रभुता जैसे राजनीतिक अवधारणाओं का व्यवस्थित एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। मतलब सीधा सीधा राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, सत्ता के बारे में। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और ये इसमें हम लोग व्यवस्थित रूप से करते हैं और तार्किक लॉजिक के तरीके से करते हैं अध्ययन इसका। ठीक है, और यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन नहीं कराता है, बल्कि यह भी समझने का प्रयास कराता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा, क्यों होगा और कैसी होनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब भी राजनीतिक सिद्धांत में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसका प्रकृति का बात करते हैं, क्वेश्चन में ही बोला कि प्रकृति के बारे में लिखना है, तो प्रकृति क्या है इसका समझो। इसका जो प्रकृति है, ये प्रकृति मुख्य रूप से दार्शनिक है। ठीक है, विश्लेषण के रूप में भी है, और आलोचनात्मक रूप में भी है, और व्यवहारिक रूप में भी लिखा गया है इसका प्रकृति। ठीक है, और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकांत्र जैसी अवधारणाओं के अर्थ एवं महत्व का विश्लेषण कराता है। इसके अलावा इसका आलोचना भी किया गया है। इसमें गुण और दोषों को भी सामने लाता है कि क्या इसका गुण है, क्या इसका दोष है। ठीक है, इसके अलावा आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के संबंध के विचार में भी ये प्रस्तुत करता है। अगर इसका महत्व का बात करेंगे तो महत्व क्या है समझिए, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इसलिए है क्योंकि यह विद्यार्थियों और नागरिकों को राजनीति की मूल अवधारणा को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके माध्यम से सत्ता, राज्य, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी अवधारणाओं की स्पष्ट समझ भी विकसित हो जाती है। यह नागरिकों में राजनीतिक चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास भी करता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत यह भी मदद करता है कि समाज में सत्ता का प्रयोग किस प्रकार होता है, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंध को भी किस प्रकार है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रासंगिकता का बात करेंगे तो आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, इसका प्रशंसा और भी बढ़ गया है। क्यों समझिए, आज समाज में समानता देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय देखने को मिलता है, मानवाधिकार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये सब जो है, या लैंगिक समानता जो है, ये सब अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, अगर राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ते तो ये सभी समानताओं को शायद हम लोग समाज में नहीं ला पाते, इसलिए इसका इतना प्रासंगिकता होता है। इसके अलावा अगर निष्कर्ष का बात करेंगे, अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का आधारभूत शाखा है।
राजनीति विज्ञान का एक क्या है, आधारभूत शाखा है। इसके बिना हम लोग राजनीति विज्ञान का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य क्या है। कार्य का चर्चा करते हुए आधुनिक राजनीति के माध्यम से इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य क्या है। उसके अलावा ये जानेंगे कि इसका अध्ययन में आधुनिक राजनीति के अध्ययन में इसका महत्व क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हम लोग कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान का वह शाखा है जो राजनीति की घटना जैसे संस्था, विचार, मूल्य का दार्शनिक एवं तार्किक अध्ययन कराता है। इसके अलावा इसका कार्य क्या है, जो राजनीतिक जीवन को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही आधुनिक राजनीतिक जो अध्ययन है इसका एक विशेष ही, एक अलग ही महत्व है राजनीतिक विज्ञान में। कार्य का बात करेंगे तो जो पहला कार्य है, इसका पहला कार्य क्या है आपका, अवधारणाओं की स्पष्टता को प्रदान करना। जो भी अवधारणा हम लोग देते हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, न्याय हो, अधिकार हो, इन सभी का अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट रूप से या इन सभी के बीच संबंध को समझने में मदद कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत मदद करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका, तो तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या करना। जो भी तथ्य है, ठीक है, चाहे वो संस्था हो या फिर राजनीतिक तथ्य हो, इसका विश्लेषण करने में, इसको सही तरीके से समझने में, व्याख्या करने में, कारण पता करने में मदद करता है राजनीतिक सिद्धांत। मूल्य और आदर्शों का निर्धारण करना। तो राजनीतिक सिद्धांत यह बताता है कि राजनीतिक जीवन में किन मूल्यों और आदर्शों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कार्य क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण करना। ठीक है, इसकी बुराई को निकालना, इसके अच्छाई को निकालना। ठीक है, तो ये आलोचनात्मक परीक्षण भी करने में मदद कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है। आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का कल्पना हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का कल्पना हम लोग तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब मानव कल्याण, न्याय, समानता सुनिश्चित हो। देखिए, इसके अलावा जो कहाँ देख रहे थे, हाँ देखिए, आधुनिक राजनीति के अध्ययन में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा देखा जाता है राजनीतिक सिद्धांत का। जैसे आधुनिक युग में राजनीति बहुत ज़्यादा जटिल और बहुआयामी हो गई है, मतलब बहुत सारे इसके आयाम हो चुके हैं, बहुत सारे भागों में ये बढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण, मानवाधिकार, लोकतंत्र, लैंगिक समानता, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे प्रश्नों को समझने के लिए हम लोगों को किसका ज़रूरत पड़ता है, राजनीतिक सिद्धांत का ज़रूरत पड़ता है। इसी प्रकार इससे पहले यदि ये PDF आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि राज्य व्यवस्था का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, विकास और इसका क्या करना है, विस्तार से विवेचना करना है। ठीक है, देखिए, राज्य मानव समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उद्भव मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सामाजिक विकास, राजनीतिक चेतना को क्रम वाइज प्रक्रिया में इसका क्या करना है, परिणाम निकालना है। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास को हम निम्न चरणों में समझ सकते हैं, अलग अलग भागों में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य का विकास किस प्रकार हो सकता है। तो आदिम व्यवस्था यानी कि प्रारंभिक समाज में इसका विकास कैसे हुआ, पहले वो लिखा गया है। देखिए, प्रारंभ में मानव छोटे छोटे समूहों या कबीलों में क्या करता था, रहा करता था। उस समय कोई संगठित राज्य नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी और उन्हें पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। जीवन जो था असुरक्षित था, परंतु सभी कार्य सामूहिक रूप से होते थे, इसलिए कोई शासक या कानून की आवश्यकता भी नहीं होती थी। इसके अलावा परिवार एवं कुल व्यवस्था में देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। समय के साथ साथ परिवार का आकार भी क्या होने लगा, बड़ा, और कुल कबीला की उत्पत्ति हुई। कुलपति या मुखिया का चयन हुआ जो समूह का नेतृत्व करता था। इस स्तर पर नेतृत्व परंपरागत था तथा निर्णय, प्रथा, रीति रिवाज और सामूहिक मान्यताओं पर आधारित होता था। जनजातीय व्यवस्था में भी इसका विकास बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसके अलावा और भी जो है, राज्य की उत्पत्ति में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, राज्य के विकास में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और देखेंगे इसका निष्कर्ष, तो कहा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर कि राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। आधुनिक राज्य की प्रमुख विशेषताओं को भी समझाना है। क्या क्या चरण है इसके, परिभाषा पहले ही देख चुके हैं हम लोग। तो पहला जो चरण है इसको भी हम लोग पढ़े कि प्रारंभिक या आदिम व्यवस्था, कुल जनजातीय व्यवस्था, नगर राज्य की या सिटी स्टेट में इसका व्यवस्था किस प्रकार है, साम्राज्यवादी या राजतंत्र राज्य में इसका व्यवस्था किस प्रकार है, इसके अलावा मध्यकालीन या सामंती राज्य में इसका व्यवस्था किस प्रकार है। अगला देखते हैं कि आधुनिक राज्य का इसका विशेषता क्या है। जो आधुनिक राज्य है उसमें इसका क्या मुख्य विशेषता है, तो यह संप्रभुता को दर्शाता है, क्षेत्र या भूभाग को दर्शाता है, जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अलावा सरकार, कानून, नागरिकता, ठीक है, कराधान की शक्ति, अस्थायी सेना का प्रशासन, इन सभी चीज़ों को ये दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर, शक्ति से क्या अभिप्राय है, शक्ति किसको कहते हैं और राजनीतिक समाज में शक्ति की भूमिका तथा इसके विभिन्न रूपों का विस्तार से व्याख्या करना है। तो समझिए पहले कि शक्ति का मतलब क्या होता है। शक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों के विचारों, कार्यों या व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सके, प्रभावित कर सके। इसके अलावा मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वह क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति या समूह दूसरे के प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा को क्या कर सके, लागू कर सके। अगर देखेंगे कि राजनीति एवं समाज में शक्ति का क्या भूमिका है, तो शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम लोगों को शक्ति का आवश्यकता पड़ता है। किसी भी निर्णय का निर्माण करना है, किसी भी निर्णय को लेना है, तो उसके लिए भी शक्ति का भूमिका बहुत ज़्यादा होता है। नियंत्रण, किसी चीज़ को नियंत्रण करना है तो उसके लिए भी शक्ति का आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगा। परिवर्तन का साधन, अगर किसी चीज़ में परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है, तो बिना शक्ति का किसी भी चीज़ में आप परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारों को रक्षा, जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखने के लिए भी शक्ति का आवश्यकता पड़ता है। यदि शक्ति नहीं होगा तो आप अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा इसका विभिन्न रूप है, बहुत सारा रूप है। पहला जो रूप है वो वैध शक्ति है, दैहिक शक्ति है, पारंपरिक शक्ति है। इसके अलावा करिश्माई शक्ति है, इसके बाद आर्थिक शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, ज्ञान एवं सूचना शक्ति। बहुत सारे शक्तियों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें से सभी शक्ति जो है वो अलग अलग कार्यों में काम आते हैं। इसके अलावा देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, प्राधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा शक्ति और प्राधिकार के बीच अंतर स्पष्ट करना। प्राधिकार क्या होता है समझिए। प्राधिकार का मतलब होता है कि वैध या वैधानिक शक्ति जो वैध है, जिसका वैलिड है, ठीक है, जिससे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो, जिससे समाज में स्वीकृति प्राप्त हो, जिसका आधार पर कोई दूसरे व्यक्ति से आज्ञा का पालन करने का अधिकार रखता हो, ठीक है, मतलब जो लीगल हो, जिसमें नियम कानून बना करके शक्ति प्रदान किया गया हो, उसको हम लोग प्राधिकार कहते हैं। यह नियम, परंपराओं, कानून अथवा वैधानिक स्वीकृति का भी आधारित होता है। इसके अलावा अगर तुलना करेंगे शक्ति और प्राधिकार में, तो अर्थ के रूप में कर सकते हैं, अर्थ के रूप में हम लोग दोनों का कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ के रूप में, स्वरूप में कैसा होगा शक्ति और प्राधिकार, ये लिखा गया है। वैधता के रूप में क्या होगा, ठीक है, जो शक्ति है वो हमेशा वैध नहीं होता है, लेकिन जो प्राधिकार है वो हमेशा संवैधानिक रूप से क्या होता है, वैध होता है। इसके अलावा इसका आधार पर हम लोग तुलना कर सकते हैं, क्या आधार होगा इसका पालन के आधार पर हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं, व्यवहार एवं प्रभाव के आधार पर कर सकते हैं, उदाहरण के आधार पर कर सकते हैं, और क्षेत्र के आधार पर इसका तुलना कर सकते हैं। सारा बहुत इजी तरीके से इसमें लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और बार बार बोल रहे हैं इसका PDF चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इंटरनल एग्जाम में, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और एक बार समझ करके वीडियो देख करके याद कर लीजिएगा। मैक्स वेबर के प्राधिकार के प्रकारों की विस्तार से व्याख्या करना। जो मैक्स वेबर थे, ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार एक वैध शक्ति है जो लीगल है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरों से आज्ञा का पालन करवाने का अधिकार रखता है। वेबर ने प्राधिकार को 3 आदर्श प्रकारों में विभाजित किया, और 3 क्या क्या हैं वो प्राधिकार। पहला नंबर प्रारंभिक प्राधिकार। प्रारंभिक प्राधिकार क्या है, इसमें रीति रिवाज, प्रथाओं को आधारित है। इस प्रकार के प्राधिकार में लोगों का विश्वास इस धारणा पर टिका है कि हमेशा से ये ऐसा ही होता आया है, जिसमें आधार, विशेषता और उदाहरण लिखा गया है। दूसरा है करिश्माई प्राधिकार। इस प्राधिकार में व्यक्ति की असाधारण गुणों का वीरता, प्रतिभा
त्याग या करिश्माई व्यक्तित्व पर आधारित होता है। लोग ऐसे नेता को असाधारण मानकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तार्किक यह प्राधिकार कानून, नियमों और तार्किक व्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें अधिकार व्यक्ति को उसके पद के कारण मिलता है, न कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण। ठीक है, ये 3 भाग हैं इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। संप्रभुता और इसका एकतावादी सिद्धांत का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है राज्य में सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा बड़ा, अंतिम लगन लास्ट और निरपेक्ष शक्ति को कहा जाता है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जो राज्य का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और अंतिम निर्णय लेने वाला होगा, उसको हम लोग संप्रभुता कहेंगे। ठीक, जो राज्य के भीतर सर्वोच्च होती है, जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा इसका एकतावादी सिद्धांत पर अगर बात करेंगे तो एकतावादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता एक ही होती है और वह राज्य में निहित होती है। राज्य ही सभी शक्तियों का स्रोत होता है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वतंत्र शक्ति विद्यमान नहीं होती है। संप्रभुता का एकतावादी सिद्धांत का अगर विशेषता का बात करेंगे तो क्या है, समझिए, ये अविभाज्य होता है। जो संप्रभुता होता है एक और अविभाज्य होती है। संप्रभुता राज्य में ही निहित होती है। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति में अंतिम होती है। संप्रभुता निरपेक्ष होती है और संप्रभुता क्या होती है, अस्थायी रूप से होती है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें विशेषताएं लिखी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करना है। एकतावादी सिद्धांत से ये किस प्रकार अलग है, ये समझना है। जो बहुलवादी सिद्धांत होता है वो क्या होता है, समझिएगा। जो बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य मात्र में ही निहित नहीं होता है, सिर्फ राज्य में ही नहीं होता है, बल्कि समाज के विभिन्न समूह, संस्था और संगठनों में बटी हुई होती है, जो अनेक स्वतंत्र क्रियात्मक इकाई होती है, जिनकी अपनी अपनी सत्ता एवं अधिकार होते हैं। राज्य इन सभी में से केवल एक है, संपूर्ण का ये स्वामी होता है, सभी को मिला करके राज्य ही बनाया जाता है। इसके अलावा बहुलवादी सिद्धांत का मतलब अर्थ क्या है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जो शक्ति है, सत्ता है, वो सिर्फ राज्य में ही नहीं, अलग जो समूह है, संस्था है, संगठन है, उन सभी में विभाजित होता है। समाज का ही एक भाग मात्र मानना गलत है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं हैं इसकी, परिवार, धर्म, व्यापारिक संगठन, श्रमिक संघ, शैक्षिक संस्थाएं इत्यादि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और अनेक निर्णय राज्य में स्वतंत्र एवं बाध्यकारी हो सकता है। बहुलवादी सिद्धांत का विशेषता लिखा गया है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकतावादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता का मतलब सभी जानते होंगे, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता एक सामान्य अर्थ है, किस प्रकार से वो बाहरी बंधन, नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त हम लोगों को कराती है, या अपने इच्छा के अनुसार विचार करना, निर्णय लेना और कार्य करने की स्थिति को निर्धारित करता है। ये कौन करता है, स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो हम लोगों को काम करने की आज़ादी नहीं होगी, बोलने की आज़ादी नहीं होगी, अपना विचार को प्रकट करने का आज़ादी नहीं होगा। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। नकारात्मक वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को बाहरी बाधाओं, नियंत्रण और हस्तक्षेप से क्या करती है, मुक्त करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर इसमें लिखे हुए हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, समानता से क्या मतलब है। समानता का मतलब होता है किसी भी चीज़ में भेदभाव को नहीं करना है। ठीक है, सभी चीज़ों में समान अवसर प्रदान करना ही, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या फिर आर्थिक हो, या फिर कानूनी रूप से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानता बोलेंगे। समानता का आवश्यकता नहीं क्यों हम लोगों को पड़ता है, यह मानव की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय और शांति को स्थापित करता है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता को वास्तविक रूप प्रदान करती है, समाज में शोषण, भेदभाव और समानता को समाप्त करने में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्राकृतिक समानता क्या है। प्राकृतिक समानता है जिसमें जो प्रकृति से प्राप्त हम लोगों को जैसे मानसिक क्षमताओं या फिर शारीरिक क्षमता हो, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक समानता। कानूनी समानता जो कानून के रूप से मिलता है, राजनीतिक समानता जो राजनीति में देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के समानता के प्रकार इसमें लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा न्याय का अर्थ स्पष्ट करना है। न्याय क्या होता है, तो जिसमें हम लोग नैतिकता के आधार पर किसी व्यक्ति या समाज या जो
निष्पक्ष और तर्क संगत व्यवहार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका न्याय दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है, न्याय का महत्व क्या हो सकता है? यदि यह व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा करता है या समाज में शांति व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखता है, यह शोषण, अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने में सहायता करता है। ठीक, इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें सभी चीज़ें लिखा हुआ है। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक न्याय क्या है और वितरणात्मक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको लिखा हुआ है। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आदमी देखना नहीं चाहता है। ठीक है, इसीलिए हम देखिए, हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसमें आंसर लिखा हुआ है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन और उसका टॉपिक क्या क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे इसको लिखना है। तो जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपको लिखना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। और इतना मेहनत लगा के क्वेश्चन खोजते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।